पूरे शहर में अचानक ज़ॉम्बी वायरस फैल गया था। हालात इतने बुरे हो गए कि सिर्फ गिने चुने लोग ही जिंदा बच पाए। लेकिन असली डरावनी बात यह थी कि इस तबाही के बाद पैदा होने वाले सारे बच्चे उसी वायरस के साथ जन्म ले रहे थे। अब सवाल उठता है कि क्या इंसानियत का हमेशा के लिए खात्मा होने वाला था? इसी सवाल का जवाब छुपा है हमारी आज की कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे लड़के मार्क से। मार्क बचपन से ही अपने डैड के साथ एक सुनसान जंगल में रहता था। उसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था और ना ही उसका कोई दोस्त था। उसके डैड हमेशा चुप रहते और सिर्फ उसे दो बातें समझाते। पहली, जंगल के बाहर खतरनाक ज़ॉम्बीज़ फैले हैं। दूसरी, बचे हुए इंसान ज़ॉम्बीज़ से भी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। दिन में जब उसके डैड शिकार पर निकलते तो मार्क को अपनी हिफाजत के लिए बंदूक थमा जाते। मार्क का पूरा बचपन गाने सुनने और पुरानी किताबें पढ़ने में गुजर रहा था। उसकी सबसे पसंदीदा किताब अब इतनी घिस चुकी थी कि पन्ने भी फटने लगे थे, लेकिन फिर भी वह रोज उसे पढ़ता। उसी किताब में एक जादुई परी का जिक्र था। मार्क के हाथ पर बचपन से ही एम का एक निशान बना हुआ था। वह इसे जादुई साइन मानता था क्योंकि उसका नाम भी एम से शुरू होता है। एक दिन जब मार्क जंगल में घूम रहा था तभी उसे एक पुरानी वैन दिखाई दी। पहले तो उसे डर लगा कि शायद अंदर कोई छुपा हो, इसलिए पास नहीं गया, मगर जिज्ञासा उसे खींच लाई। अगली सुबह पानी भरने के बहाने वह हिम्मत जुटाकर वैन के पास चला गया। अंदर का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। सब कुछ साफ सुथरा था, यहाँ तक कि बच्चों के खिलौने भी पड़े हुए थे। अचानक अंधेरे में एक परछाई हिली और मार्क डर से कांप उठा। लेकिन जब वह पास आया तो देखा कि वह तो एक बच्चा ही है। वह बच्चा मुस्कुराते हुए अपना खिलौना मार्क को थमाता है, जैसे दोस्ती का इशारा कर रहा हो। मार्क ने भी तुरंत अपने हेडफोन्स उसे थमा दिए। पहले तो बच्चा डरते डरते हेडफोन कानों में लगाता है, लेकिन जैसे ही उसमें मधुर आवाज सुनाई देती है उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अब ये दोनों हम उम्र थे, इसलिए जल्दी ही दोस्त बन जाते हैं। उस बच्चे का नाम था मिकी। मिकी की मासूमियत और अच्छी आदतें देखकर मार्क को पहली बार किसी का साथ अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद जब मिकी को वहाँ से जाना पड़ा तो उसने अपना सबसे पसंदीदा खिलौना मार्क को तोहफे में दे दिया। लेकिन जब मार्क वापस लौट रहा था तो उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे घूर रहा हो। वह झट से एक पेड़ के पीछे गया। तभी बंदूक ताने एक औरत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मार्क के हाथ में खिलौना देखकर उस औरत का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने प्यार से मार्क को कहा, जल्दी से घर लौट जाओ बेटा, और जाते जाते उसे कुछ जंगली फल भी थमा दिए। मार्क समझ गया कि यह औरत मिकी की माँ है, क्योंकि उसने तुरंत खिलौना पहचान लिया था। थोड़ी ही देर बाद वो औरत अपने बेटे मिकी के पास पहुंची और उसे कसकर गले लगा लिया। ये नजारा देखकर मार्क को अंदर से एक अजीब सी जलन महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि उसके पास भी तो माँ हो सकती थी, लेकिन उसके बचपन में ही सब कुछ छिन गया था। घर लौटकर उसने वो खिलौना छुपा दिया, लेकिन पानी भरना वह सचमुच भूल गया था। जब डैड ने डांट लगाई तो मार्क चुपचाप उनके पास जाकर उन्हें गले से लगा लिया। लेकिन जैसे ही मार्क अपने डैड को गले लगाता है उसके डैड उसे फौरन दूर कर देते हैं। उस पल मार्क को अंदर से बहुत चोट लगती है। उसके बाद कई बार मार्क मिकी की माँ से मिलता है। उसकी ममता और नरमी भरी बातें उसे अपनी माँ की याद दिलाती है। एक दिन रात को खाने के वक्त आखिरकार मार्क हिम्मत जुटाकर अपने डैड से माँ के बारे में पूछ बैठता है, लेकिन उसके डैड चुप रहते हैं। मार्क की हिम्मत टूट जाती है और वह आगे सवाल नहीं करता। उसी रात वह खिड़की के पीछे से झांककर देखता है कि उसके डैड बाहर बैठे हैं और वो छुपकर कोई वीडियो देख रहे हैं। अगली सुबह हमेशा की तरह उसके डैड शिकार पर निकलते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक चीखें और गोलियों की आवाज गूंजती है। डैड घबराकर मार्क को कहते हैं कि छुप जाना और खुद बंदूक लेकर बाहर चले जाते हैं। मार्क झाड़ियों में जाकर छुप जाता है। वहाँ उसे दूर से मिकी की माँ दिखाई देती है, जख्मी हालत में, खून से लथपथ अकेली बैठी हुई। मार्क का दिल जोर से धड़कने लगता है। तभी उसके डैड धीरे से उसकी तरफ बढ़ते हैं। मार्क को लगा कि शायद वो उसकी मदद करेंगे, लेकिन अगले ही पल डैड ने गोली चला दी। मिकी की माँ वहीं पर गिर पड़ी। मार्क स्तब्ध रह गया। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसके डैड इतने बेरहम हो सकते हैं। सदमे में डूबा मार्क फौरन घर भाग आया और बिस्तर पर लेटकर सोने का नाटक करने लगा। थोड़ी देर बाद डैड भी घर लौटे। उनका मूड बेहद खराब था। बार बार वह एक ही बात बड़बड़ा रहे थे, वो आ गए हैं, वो आ गए हैं। मार्क ने हेडफोन लगाकर ऐसा दिखाया मानो उसने कुछ सुना ही नहीं, लेकिन उसके भीतर डर, शक और गुस्से का तूफान मचा हुआ था। जब डैड गहरी नींद में सो गए तो मार्क चुपके से उनका वीडियो कैमरा उठा लेता है। उसमें उसकी पुरानी फैमिली की रिकॉर्डिंग्स थी, हंसी ठिठोली और एक बड़ी बहन भी जो कभी उनके साथ थी। फिर एक वीडियो चला, उसमें उसकी माँ डरी सहमी नजर आ रही थी। वह कैमरे में देखते हुए कह रही थी कि मेरे लाल, मेरे बेटे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन अगले ही पल पापा की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी और वीडियो अचानक बंद हो गया। मार्क का शक अब यकीन में बदल गया कि उसकी माँ को शायद उसके डैड ने
ही मारा था। अब उसे अपने ही डैड से डर लगने लगा। उस रात जब डैड गहरी नींद में थे तो मार्क ने उनका हाथ हथकड़ी से बांध दिया, अपना बैग पैक किया और चुपचाप घर छोड़ दिया। सीधा वह उसी वैन के पास पहुंचा और आसानी से मिकी को ढूंढ लिया। उसने मिकी से कहा कि वे दोनों जंगल से भाग चले, लेकिन मिकी ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो अपनी माँ का इंतजार करेगा। मार्क अब और छुपा नहीं पाया। उसने मिकी को सब कुछ बता दिया कि कैसे उसके डैड ने मिकी की माँ को गोली मार दी। मिकी की आंखों से आंसू छलक आए, लेकिन उसने मार्क को कसकर गले लगा लिया। उस गले लगाने से मार्क को पहली बार अपनापन महसूस हुआ। दोनों बच्चे भागने लगे, लेकिन तभी मार्क अचानक रुक गया। बचपन से वह खतरे को सूंघ लेना सीख चुका था। उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह मिकी को लेकर झाड़ियों में छुप गया और अगले ही पल सामने ज़ॉम्बीज का झुंड निकल आया। दोनों बाल बाल बच गए, लेकिन ज़ॉम्बीज लगातार आते जा रहे थे। दोनों भागते भागते एक टूटी फूटी पुरानी कार तक पहुंचे और फौरन अंदर घुस गए। अब कार को चारों तरफ से ज़ॉम्बीज ने घेर लिया। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल वो पूरी कार को पलटा देंगे। दोनों बच्चे कांप रहे थे। तभी अचानक बाहर से गोलियों की आवाज गूंज उठी। एक एक कर ज़ॉम्बीज गिरते चले गए। कार का दरवाजा खुला और सामने खड़े थे मार्क के डैड। असल में सुबह जब उन्होंने देखा कि मार्क घर से गायब है, उन्होंने हथकड़ी तोड़ दी और उसके भागने के निशान तलाशते हुए यहाँ तक पहुँच गए। ठीक वक्त पर उन्होंने अपने बेटे की जान बचा ली। डैड ने मार्क को गोद में उठा लिया और चैन की सांस ली कि वह सुरक्षित है। लेकिन तभी दूर से ज़ॉम्बीज की चीखें सुनाई दी। डैड बिना वक्त गवाए मार्क को कार से खींचकर बाहर लाए। मार्क जोर देकर कह रहा था कि मिकी को भी साथ ले चले, लेकिन डैड ने उसकी बात अनसुनी कर दी। यहीं पर मार्क पहली बार चीखा। नहीं, उसकी चीख सुनकर डैड हैरानी से उसे देखने लगे। शायद वे उसे कुछ समझाना चाहते थे, लेकिन वक्त नहीं था। ज़ॉम्बीज पास आते जा रहे थे। डैड ने मार्क को एक पेड़ की जड़ में छिपा दिया और खुद बंदूक लेकर ज़ॉम्बीज से लड़ने निकल पड़े। मार्क धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर खड़ा होता है और दूर से देखता है कि उसके डैड बहादुरी से ज़ॉम्बीज को मार रहे हैं। वो आगे बढ़ते हुए मिकी की गाड़ी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उस पल मार्क को एहसास होता है कि उसके डैड बुरे इंसान नहीं है, बल्कि वो तो हर हाल में उसकी हिफाजत करने वाले हैं। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी लड़खड़ाता हुआ सीधा मार्क के करीब आ जाता है। भागने का कोई रास्ता नहीं था। कांपते हाथों से मार्क अपनी छोटी सी गन उठाता है और गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनते ही उसके डैड घबरा जाते हैं कि कहीं मेरे बेटे को कुछ हो तो नहीं गया। वो फौरन पहाड़ी की तरफ दौड़ते हैं। रास्ते में अचानक एक ज़ॉम्बी उन पर झपट पड़ता है। बड़ी मुश्किल से उसे मारकर वो अपने बेटे तक पहुंचते हैं। उनकी जान में जान आ जाती है जब देखते हैं कि मार्क बिल्कुल ठीक है। लेकिन तभी मार्क की नजर उनके हाथ पर जाती है जहाँ गहरे कट का निशान बना हुआ था, यानी डैड को ज़ॉम्बी ने काट लिया था। अब वो जानते थे कि आगे बेटे के साथ सफर करना मुमकिन नहीं है। वो गहरी सांस लेकर सूखे पेड़ के पास बैठ जाते हैं। उनके जिस्म में बदलाव शुरू हो रहा था। अब वे धीरे से बोले, मार्क, मिकी की माँ को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। मुझे डर था कि वो ज़ॉम्बी ना बन जाए, इसलिए मैंने उसे गोली मार दी। मार्क रोते हुए अपनी माँ की तस्वीर निकालता है और पूछता है, क्या माँ भी ऐसे ही मरी थी? डैड आंखों में नमी लिए सिर हिलाते हैं। नहीं बेटे, तुम्हारी माँ तो परी थी, उसे काटने पर भी कुछ नहीं हुआ था। तुम्हारे हाथ का निशान वही परी की निशानी है। ज़ॉम्बी वायरस फैलने के बाद कुछ सैनिक उसे अपने साथ ले गए थे। ये सुनकर मार्क का दिल टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने अपने डैड को कितना गलत समझा था। डैड ने हमेशा अपना प्यार दिल में छुपा रखा, लेकिन कभी जताया नहीं। मार्क रोते रोते उन्हें गले लगा लेता है, मगर अब पछताने का वक्त नहीं था। डैड के जिस्म में वायरस तेजी से फैल रहा था। अपने आखिरी होश में उन्होंने मार्क से कहा कि यहाँ से भाग जाओ। अगले ही पल उनकी आंखें धुंधली पड़ गई और वो ज़ॉम्बी में बदल गए। मार्क का दिल टूट गया, लेकिन तभी पीछे से गोली की आवाज आई। वो समझ गया कि ये गोली उसके डैड को लगी है और अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। मिकी कार से बाहर निकला तो मार्क ने उसका हाथ पकड़ लिया। डैड के जाने का दुख तो था, लेकिन अब मार्क का दिल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। अब उसके सामने सिर्फ एक मकसद था, अपनी माँ को ढूंढना। दोनों छोटे बच्चे सुनसान जंगल में भटकते रहते हैं। रास्ते में खेलते कूदते कब इंसानी बस्ती तक पहुंच गए उन्हें खुद पता नहीं चला। वो रेलवे ट्रैक के किनारे धूप सेकते एक बूढ़े अंकल को देखते हैं। भूखे प्यासे बच्चे उनके पास जाकर खाना मांगते हैं। अंकल का दिल भी पिघल जाता है तो वे उन्हें कुछ फल दे देते हैं। जब मार्क ने बताया कि वो अपनी माँ को ढूंढने उस जगह जा रहा है जहाँ परिया रहती है, तो अंकल उदास हो जाते हैं। उनकी आंखों में ऐसा दर्द था जैसे उस जगह से उनका कोई रिश्ता रहा हो, या शायद वो जगह असल में मौजूद ही ना हो। लेकिन फिर भी वो बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं। जाओ बच्चों, आगे बढ़ो, क्या पता तुम्हें वायरस का इलाज मिल ही जाए। लेकिन अपनी पीड़ा छुपा नहीं पाए। उन्होंने बताया कि उनके सारे बच्चे ज़ॉम्बी बन चुके हैं। वो उन्हें मार नहीं पाए, इसलिए उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया। अब ये सुनकर दोनों बच्चे सन्न रह जाते हैं। अंकल मुस्कुराने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, तुम्हें देखकर अच्छा लगा कि अब कुछ बच्चे इस वायरस से बचे हैं। बच्चे उन्हें अलविदा कहते हैं और रेलवे ट्रैक के सहारे आगे बढ़ जाते हैं। जल्दी ही उन्हें एक टूटी फूटी ट्रेन दिखाई देती है। पहली बार इतनी बड़ी चीज देखकर वो हैरान रह जाते हैं। दोनों खेलने लगे, इंजन में चढ़कर बटन दबाए, हंसी ठिठोली की। लेकिन
जैसे ही पीछे वाले डिब्बों की तरफ गए तो उनकी सांसें थम गई। डिब्बे ज़ॉम्बी से भरे पड़े थे। घबराकर वो फौरन वहाँ से भागने लगे, लेकिन सामने से हथियार ताने हुए 2 गुंडे आ गए। उन्होंने दोनों बच्चों को पकड़ लिया और एक वीरान फैक्ट्री में ले आए। वहाँ उनका बॉस मौजूद था, एक खतरनाक गैंगस्टर। बॉस ने दोनों को गौर से देखा। मिकी का चेहरा मासूम था, आंखें बिल्कुल साफ। गैंगस्टर ने हैरत से कहा, इस तरह की दुनिया में ऐसा बच्चा, ऐसा इंसान नहीं हो सकता। ये तो जन्नत से आया कोई फरिश्ता है। उसने मिकी को अपने पास रखने का फैसला किया, लेकिन मार्क के लिए उसने बोला कि इसको मार दो, एक टाइम पर एक ही बच्चा काफी है। मार्क का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन तभी एक गुंडे की नजर उसकी माँ की तस्वीर पर पड़ती है। उसकी आंखें भर आती है। उसे मार्क पर तरस आ जाता है। गैंगस्टर बॉस वॉकी टॉकी पर अपने आदमियों को बुला रहा था। वह खुश था कि उसे आखिरकार एक सेहतमंद बच्चा मिल ही गया, लेकिन उसी वक्त वो गुंडा जिसे मार्क पर तरस आ चुका था, चुपके से उसे आजाद कर देता है। उसके दिल में ये उम्मीद थी कि अगर एक और बच्चा जिंदा रहेगा तो इस तबाह दुनिया में उम्मीद की एक छोटी सी किरण बची रहेगी। मार्क वफादार था, वो अकेला भाग सकता था, लेकिन उसने इंतजार किया। जब सारे गुंडे गहरी नींद में सो गए तो वह धीरे धीरे मिकी के कमरे में पहुंचा। अंधेरे में दबे पांव चलते हुए उसने मिकी का हाथ पकड़ा और दोनों वहां से निकल भागे। अब अगली सुबह गैंगस्टर बॉस को जब पता चलता है कि दोनों बच्चे भाग गए हैं तो वो गुस्से से पागल हो जाता है और उस गुंडे को गोली मार देता है जिसने मार्क पर रहम दिखाया था। उधर मार्क एक वीरान बिल्डिंग में सामान ढूंढ रहा था। पहली बार उसने साफ कपड़े पहने और मिकी से मिलने ही वाला था कि अचानक उसे पता चलता है कि बॉस अपने आदमियों के साथ उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया है। गुंडों ने मिकी को घेर लिया। मार्क छुपा हुआ था। उसे पकड़ने की तैयारी हो ही रही थी कि तभी आसमान से एक ड्रोन आता है और गोलियों की बारिश शुरू कर देता है। कुछ ही पलों में गैंगस्टर बॉस और उसके सारे आदमी वहीं पर मर जाते हैं। मार्क नीचे भागा और देखा कुछ सिपाही एक सेफ जोन से बाहर आ रहे थे। वो उनके सामने जाने वाला था कि मिकी ने सिर हिलाकर उसे रोक दिया। तभी एक सिपाही उस तरफ बढ़ने लगा जहाँ मार्क छुपा था। मिकी ने जमीन से बंदूक उठाई और जानबूझकर सिपाही का ध्यान अपनी तरफ खींचा। अगले ही पल उसने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए खुद पर गोली चला दी। मार्क सन्न रह गया। अपने डैड के बाद उसने अपना इकलौता दोस्त भी खो दिया था। अब आंखों में आंसू लिए उसे अपने डैड की वो बात याद आई कि बचे हुए इंसान ज़ॉम्बी से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। उसका यकीन पूरी तरह से टूट चुका था। उसे लगा न कोई परी है न कोई जादू, उसके हाथ का निशान बस एक झूठी कहानी है। गुस्से में उसने अपनी सपनों की किताब फाड़ दी। अब उसके पास आगे बढ़ने का सिर्फ एक मकसद था, अपनी माँ को ढूंढना। मार्क एक वीरान शहर में पहुंचा। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स अब खंडर में बदल चुकी थी। सड़कों पर सन्नाटा और दूर से आती डरावनी चीखें। वो अपने डर पर काबू पा चुका था। बार बार ज़ॉम्बीज़ के झुंड से बचकर निकलता और आगे बढ़ता। आखिरकार वो उस जगह पहुंचा जहाँ उसकी माँ की तस्वीर ली गई थी। वह बिना हिचकिचाए वो अंदर घुस गया और एक एक करके कमरों की तलाशी लेने लगा। आखिर में उसे एक खिड़की के पास खड़ी औरत दिखाई दी। पीठ उसकी तरफ थी। मार्क का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा यही उसकी माँ है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसका हाथ पकड़ा और रोते हुए गले से लगा लिया। लेकिन तभी वो औरत पलटी नहीं, बल्कि उसका हाथ को कसकर काट लिया। मार्क पीछे हट गया। उसकी रगों में डर दौड़ गया। वो उसकी माँ नहीं, एक ज़ॉम्बी थी। मार्क ने दरवाजा बंद किया और जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आखिरी उम्मीद भी अब टूट चुकी थी। उसी वक्त पास की बिल्डिंग से एक ब्रॉडकास्ट की आवाज गूंजी। 3D स्क्रीन पर एक आदमी बोल रहा था, हम सब बचे हुए लोग इस कैंप की वजह से जिंदा हैं। उसकी आवाज सुनकर सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ वहां जमा होने लगे, लेकिन मार्क को कोई परवाह नहीं थी। उसने हेडफोन लगाए, आंखें बंद की और मन ही मन दुआ करने लगा। उसे पता ही नहीं चला कि चारों तरफ गोलियां चल रही है। ज़ॉम्बीज़ धड़ाधड़ नीचे गिर रहे थे। जब उसने आंखें खोली तो देखा उसके ऊपर दर्जनों लेजर लाइट्स थी। सरकारी सिपाही आ चुके थे। तभी एक लेडी सोल्जर उसके पास आई। उसकी नजर मार्क के हाथ पर पड़ी जहाँ कट का निशान बना हुआ था। वो धीरे धीरे झुकी और उसे गले लगा लिया। मार्क भी आखिरी बार किसी के गले से लगना चाहता था। अचानक सोल्जर की नजर उसके हाथ पर बने एम के निशान पर पड़ी। वो हैरान रह गई। फौरन उसने अपना मास्क उतारा और अपने साथियों को चिल्लाकर कहा, रुको, इसे मत छुओ, इसके हाथ पर निशान है। सारे सिपाही सन्न रह गए। मार्क को अपने साथ सेफ जोन में ले जाया गया और अब सच्चाई सामने आई। जिनके हाथ पर यह खास निशान होता है उन्हें ज़ॉम्बी काट भी ले तो कुछ असर नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर एक अनोखी ताकत होती है। और इसी रहस्य और खुलासे के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।